Did women have a revolution? तो लास्ट सेक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जब सारे मेन जो हैं वो लड़ाई में लड़ने के लिए जा रहे थे, जब जो नेशनल असेंबली है उसने ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, तो उस टाइम जो सारे मेन हैं वो अलग अलग सिटीज़ से निकल निकल कर लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए जा रहे थे। तो पीछे कौन रह गया? पीछे मेनली औरतें रह गई। अब औरतों पे सारी जिम्मेदारी आ गई थी घर को चलाने की, घर को संभालने की। पहले जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली की देखभाल करती थी ज़्यादातर, अब उन पे ज़िम्मेदारी आ गई थी कि वो बाहर जाएँ, कमाएँ। तो वुमेन्स जो हैं अब वो और ज़्यादा बाहर के वर्ल्ड से एक्सपोज़ हो रही थी और अब उन्हें धीरे-धीरे समझ आ रहा था कि उनके राइट्स क्या हैं। जिस तरीके से बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो और जो वुमेन हैं, ये सारे मिलके अब और बेटर तरीके से समझने लगे थे कि व्हाट दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। बहुत सारे राइट्स से पीछे छोड़ा जा रहा है, उन्हें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो जो गरीब लोग हैं वो भी ये चीज़ समझ रहे थे। इसी तरीके से जो वुमेन्स हैं, वो ये समझ रही थी कि तो के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वुमेन्स ने डिसाइड किया कि वो भी अब अपने लिए क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगी। तो इसी चीज़ के बारे में ये पूरा सेक्शन है। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. तो ऐसा नहीं था कि शुरू से ही जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी ये क्रांतियाँ हो रही थी, विद्रोह हो रहे थे, भले ही वो जो बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया गया या फिर जो जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने मिलके लुई 16 को बंदी बनाया, या ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि इनमें सिर्फ और सिर्फ आदमियों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें जिस लेवल पे आदमी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उतने ही एक्टिवली जो विमेन हैं दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। मतलब कि ऐसा नहीं था कि विमेन्स जो हैं वो दे वर जस्ट सिटिंग इन देयर होम एंड वो सिर्फ खबरें सुन रही हों कि अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं था। दे वर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दोज इवेंट्स। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से फ्रांस में जो भी ये सारे चेंजेस आए, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद जो रिपब्लिक नेशन है वो बना, इन सब में कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हैं वो भी भागीदार थी इस चीज़ की, इन चेंजेस की। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. अब एक तो वो डेफिनेटली इस उम्मीद में लड़ रही थी कि जो उनका एम है एक फ्रीडम पाने का वो पूरा हो, बट साथ ही साथ औरतों का एक और एम था इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। वो ये था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी इन सारे इवेंट्स में, इन रेवोल्यूशंस में, तो एक तरीके से जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो कुछ ऐसे मेजर्स लाएं, वो कुछ ऐसे चीज़ें लाएं जिससे कि औरतों की लाइफ भी इम्प्रूव हो सके। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। और अब ज़्यादातर जो औरतें थीं जो थर्ड एस्टेट की थी, उन्हें काम करना पड़ता था। उन्हें अपना घर चलाने के लिए, प्रॉपर लाइफ जीने के लिए उन्हें कमाना पड़ता था, उन्हें बाहर जाके काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। जो औरतें थीं वो सीमस्ट्रेस मतलब एक तरीके से जो टेलर होता है, ऐसी औरत जो टेलरिंग का काम कर रही है, तो उसके लिए सीमस्ट्रेसेस वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो सीमस्टर होता है वो मेल टेलर होता है, आप कह सकते हो। इसी तरीके से जो औरतें हैं वो टेलरिंग का काम करती थी और लॉन्ड्रेसेस की तरफ काम करती थी, मतलब जो कपड़े धोने वाला काम होता है, जो धोबी होता है, तो धोबिन वाला काम करती थी। इसके अलावा वो फूल बेचती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वो मार्केट में बेच के अपना घर चलाने की कोशिश करती थी। और साथ ही साथ वो जो प्रॉस्पेरस लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह भी औरतें काम करती थी थर्ड एस्टेट की। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो औरतें थीं वो पढ़ी लिखी नहीं थीं और ना ही उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई थी अपने काम को लेकर, या जो भी वो काम कर रही हैं ऐसा नहीं था कि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं थी और कोई भी एजुकेशन उनको नहीं मिलती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दियर लोग होते थे, जो थर्ड एस्टेट में ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी घर की बेटियां, और जो राजा महाराजा हैं, जो नोबल क्लास है, उनके घर की बेटियां, सिर्फ ये दो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनके घर में जो औरतें हैं वो पढ़ती थीं कॉन्वेंट में जाके। कॉन्वेंट क्या होता है? एक तरीके से ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी जगह है जहाँ पे
रिलीजियस पीपल रहते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में बात करें तो मैंने पहले भी बोला था जैसे नन्स वगैरह रहती हैं। तो इस जगह पे जाके कॉन्वेंट में जाके जो लड़कियां हैं, वेल्दियर फैमिली ऑफ द थर्ड एस्टेट एंड द डॉटर्स ऑफ नोबल्स, सो दीज यूज्ड टू गो टू द कॉन्वेंट टू हैव एजुकेशन। एंड जैसे ही उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो खत्म होती थी, तो इन लोगों की भी जो फैमिलीज हैं वो उनकी अरेंज मैरिज कर देती थी, उनकी शादी जो है वो करा देती थी। अब यहाँ पे ये अरेंज्ड मैरिज क्यों इस पे फोकस किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे औरतों को ये लोग इतनी आज़ादी नहीं देते थे कि वो अपनी मर्जी से जाके शादी कर सके। तो जो घर वाले हैं उनकी मर्जी से ही वो अपनी बेटियों की शादी कराते थे। वर्किंग women had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. अभी जो औरतें हैं जो काम कर रही हैं उनके पास ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ काम ही है, मतलब कि दे जस्ट हैव टू गो आउट देयर एंड अर्न, बट उनको घर जो है वो भी संभालना था, उनको घर के काम भी करने थे, उन्हें जॉब भी करनी थी और उन्हें खाना बनाना, घर की देखभाल करना, पानी लाना, ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना, तो ये सारी चीज़ भी उन्हें करनी पड़ती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। अब वो इतना सारा काम करती थी और समटाइम ऐसा होता है कि सेम काम मैन कर रहा है एंड सेम काम जो है वो विमेन कर रही है, बट उनकी जो वेजेस होती थी वो दोनों डिफरेंट होती थी, तो उन्हें जो औरतें हैं उनको आदमियों से कम वेज मिलती थी। In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. तो ये सारी सिचुएशन को देख के women's को भी अब समझ आने लगा था कि अब ज़रूरत है कि वो अपने राइट्स के बारे में बात करें। तो अपनी आवाज़ को रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए औरतों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू किए जहाँ पे वो अपनी बात कर सकें, औरतों की बात कर सकें। About 60 women's clubs came up in different French societies. लगभग 60 जो women's के क्लब हैं वो निकल कर आए फ्रांस की अलग अलग सोसाइटीज से, अलग अलग सिटीज से। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. अब जिस तरीके से हमने जेकोबिन्स क्लब की बात की थी कि वो थर्ड स्टेट में बनने वाले जितने भी क्लब्स थे उनमें से सबसे फेमस जेकोबिन्स क्लब था, इसी तरीके से औरतों के लिए जितने भी क्लब्स बने थे उनमें से सबसे फेमस जो क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. और ये जो क्लब है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, इसका मेन जो डिमांड थी वो ये थी कि जो पॉलिटिकल राइट्स मेंस को मिले हैं, मेन को मिले हैं, वही राइट्स विमेन को भी मिलने चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स कैसे होते हैं? मेन दो तरीके के पॉलिटिकल राइट होते हैं। पहला है राइट टू वोट, कि आप वोट दे सको, और दूसरा है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मतलब कि आप इलेक्शंस में खड़े हो सको, आप किसी को वोट दे सको और आप किसी से वोट ले सको, मतलब कि आप चुनाव में खड़े हो सको। तो ये मेन दो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो women's were also demanding that we should also have these political rights. Why only men can enjoy all these rights? जितना पार्टिसिपेट मेन का है इन सारे रेवोल्यूशंस में, इन सारे चेंजेस में, उतना ही विमेन भी तो कर रही हैं। तो जब विमेन इन चीज़ों में पीछे नहीं हट रही हैं तो उन्हें राइट देने में क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? तो विमेंस का यही था मेन एम, कि उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले जो कि आदमियों को मिल रहे हैं। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. और जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया तो वुमेन्स को ये जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है इनमें वुमेन्स को एक पैसिव सिटीजन का रोल दे दिया गया है, पैसिव सिटीजन बना दिया गया है। इसका मतलब कि उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा वोट देने का और ना ही चुनाव में खड़े होने का। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. और इसीलिए जो औरतें हैं वो क्या डिमांड कर रही थी कि उन्हें राइट टू वोट मिले, वोट देने का अधिकार मिले, वो असेंबली में इलेक्ट हो सकें और जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उन्हें होल्ड कर सकें, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और तभी जाके जब उनको ये सारे राइट्स मिलेंगे तभी जाके उन्हें ये लगेगा कि उनके जो इंटरेस्ट हैं या औरतें जो हैं उनको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है नई गवर्नमेंट में। अदरवाइज दे वुड फील दैट दे आर बीइंग अनरिप्रेजेंटेड। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. तो जो शुरुआत की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कुछ ऐसे स्टेप्स लाए गए, कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं वो किए गए जिससे कि वुमेन्स की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। टुगेदर विद क्रिएशन
ऑफ स्टेट स्कूल्स स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो कुछ ऐसे स्टेप्स थे जैसे कि स्टेट स्कूल बना देना, जो लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल्स बनाना, और लड़कियों के लिए स्कूल को कंपलसरी कर देना कि जो लड़कियां हैं उन सबको स्कूल जाना होगा। तो इससे क्या होगा, अगर कंपलसरी कर देंगे तो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि अगर हमने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा तो हमारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए गए थे टू इंश्योर कि जो औरत हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। Their fathers could no longer force them to marriage against their will। अब जो उनके फादर थे, जो उनके पिता थे, अब वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, उन पे ज़बरदस्ती जो है वो नहीं दिखा सकते थे कि वो अपने पिता की मर्जी से ही शादी करें, मतलब कि वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी। इस तरीके के कुछ चेंजेस नई गवर्नमेंट ने लाए। इसके अलावा मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। इसके अलावा जो मैरिज है, जो शादी है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया कि एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि जो लड़की है वो फ्रीली एंटर कर सकती है, फ्रीली उसको साइन कर सकती है, अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकती है। और इस पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैरिज है, इसकी रजिस्ट्रेशन सिविल लॉ के अंडर होगी। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। जो डाइवोर्स है, जो तलाक है, उसको भी लीगल बना दिया गया एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन। और जो डाइवोर्स है उसके लिए दोनों ही, चाहे औरत है चाहे आदमी है, वो अप्लाई कर सकते थे। Women could now train for jobs, could become artists और run small businesses। और अब औरतें जो हैं वो जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, और अब कुछ आर्टिस्ट या कोई छोटा वो स्मॉल बिजनेस खोलना चाहती हैं तो वो भी वो खोल सकती थी। तो इस तरीके से कुछ जो स्टेप्स हैं, कुछ जो चेंजेस हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए बाय द अर्ली गवर्नमेंट, अर्ली रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो उसके पहले के कुछ साल थे। बट धीरे धीरे करके उनके जो राइट्स हैं उनसे वापस ले लिए गए, मतलब वापस से औरतों पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी गई। Women's struggle for equal political rights, however, continued। मतलब इन सभी चेंजेस के बाद भी जो औरतें हैं उनका पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए जो उनका संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, वो कंटिन्यू रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो जब रेन ऑफ टेरर हुआ, मतलब जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनी और जब रॉबस्पियर का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो औरतें हैं उनको जो ये राइट्स वगैरह मिले हुए थे, या जो औरतों के क्लब्स चल रहे थे, उन पर बैन लगा दिया गया, उनको बंद करने की बात की गई। और साथ ही साथ जो वुमेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, उस पर भी रोक लगा दी कि अब औरतों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। Many prominent women were arrested and a number of them executed। और इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी prominent women थी, मतलब कि मेन औरतें जो कि इस संघर्ष में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारी औरतों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मतलब उनको मौत की सज़ा भी दे दी गई। Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। अभी हम बात कर रहे हैं लगभग 17, जैसे जो रेन ऑफ टेरर है 1793-94, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी। इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद भी, इतने सारे मतलब रेवोल्यूशंस हुए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिपब्लिक गवर्नमेंट आई, औरतों ने इतने सारा रेवोल्यूशन किया, इतना स्ट्रगल किया, बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस जो वुमेन थी दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स। और ये जो लड़ाई है उनकी आने वाले 200 साल तक चली, मतलब कि लगभग 20th सेंचुरी तक उनकी ये जो लड़ाई है वो चली। और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, बल्कि जो दूसरे देश हैं वर्ल्ड के, उनमें भी सेम जो औरतें हैं सेम चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही थी। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। सो ड्यूरिंग द लेट 90s, मतलब मान लो 1880s और 1890s से लेके लगभग 1910-20 तक के बीच में, ये जो पीरियड है, इसके बीच में एक इंटरनेशनल जो सफरेज मूवमेंट है, सफरेज का मतलब होता है एक तरीके से राइट टू वोट, तो ये जो मूवमेंट है वो औरतों के द्वारा चलाई गई। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच women ड्यूरिंग द revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। अब फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे और जो रेवोल्यूशनरी ईयर्स हैं उसके टाइम पे जो फ्रांस की औरतें हैं, जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस चीज़ को एक इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह लोगों ने याद किया, उससे इंस्पायर हुए लोग। और
एक तरीके से लोगों ने अपने बच्चों को कहानियों में सुनाया कि उस टाइम की औरतें ऐसे करती थी, तो मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए फ्रांस की वुमेन से। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, और आखिरकार 1946 में, मतलब लगभग मिड 20th सेंचुरी में जाके उनको उनका जो राइट टू वोट है वो मिला। तो मतलब औरतों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है ये राइट टू वोट लेने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो वुमेन हैं, मतलब मेनली हम ओलिव दी गॉर्जस की बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो नेशनल असेंबली है उसका विरोध किया, और जो जेकोबिन्स क्लब वाली गवर्नमेंट आई थी, मतलब जो कॉन्वेंशन आई थी उसका अपोज किया, मतलब जो वुमेन्स के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे थे तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।